गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 7। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने हमसे बोला कि सर आप सारी वर्कशीट सॉल्व किया करो, तो अब से एक ही वीडियो में सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन आएगा। पहले मैथ्स का, पहले गणित का, फिर विज्ञान का और फिर हिंदी का। तो शुरू करते हैं आज की पहली वर्कशीट, जो कि गणित की है। आज की वर्कशीट हमारी जो है वो समीकरणों के बारे में है। एक ऐसे गणितीय कथन जिसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे समीकरण कहलाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण मुख्यतः ax जमा b बराबर 0 में दर्शाए जाते हैं। यहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है x एक चर राशि है। तो आपको समझना पड़ेगा कि चर राशि और अचर राशि में क्या फ़र्क होता है। चर का मतलब होता है जो बदल सके, जबकि अचर का मतलब होता है जो बदल ना सके, जो बिल्कुल स्थिर है। जैसे 1 2 3 4 5 जो है ये अचर राशियाँ हैं, इनका कोई मान बदल नहीं सकता। लेकिन अगर बात की जाए x y z तो ये चर राशि हैं, इनका मान बदल सकता है। देखिए एक समीकरण का उन्होंने उदाहरण दिया है 5x - 3 बराबर 7। इसमें यदि देखा जाए तो ये एक समीकरण है जिसका बायां पक्ष है 5x - 3 और दायां पक्ष है 7। x जो है इसमें एक चर संख्या है और इसकी घात 1 है, मतलब इसकी जो पावर है वो 1 है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए उदाहरण दिया है, यदि आपको लॉकडाउन में आपके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या के दुगने में 3 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है तो बताइए आपने कुल कितने पौधे लगाए। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आप माना आपने x पौधे लगाए तो दुगने से 3 ज़्यादा, तो x का दुगना 2x, 3 ज़्यादा जमा 3 बराबर 9। x का मान आ जाएगा 3, यानी कि आपने कुल मिला के लॉकडाउन में 3 पौधे लगाए। अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण। अब उन्होंने पूछा है कि क्या x - 3 x जमा 5 और 3/4 एक चर संख्या वाला रैखिक समीकरण है। तो हमने कहा चेक कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब वज्र गुणन किया, और एंड में देखा कि x का मान निकल रहा है। अगर x का मान निकल रहा है, जिस भी संख्या में x का मान निकलता है वो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। लेकिन कई बार क्या होगा कि एक से अधिक आपको रैखिक समीकरण एक से अधिक वाला दे रखा होगा, जिसमें एक से अधिक या तो x के साथ y भी है। जब ऐसा दे रखा होगा तो वो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। अब उन्होंने कुछ उदाहरण हमें दिए हैं और कहा है कि इनको सॉल्व करो। देखते हैं। पहला है m - 5 m - 7 बराबर 3/2। सॉल्व करते हैं इसको। m - 5 बटे में m - 7 बराबर 3/2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 3 को गुणा करेंगे इससे, 7 और 2 को गुणा करेंगे इससे। मतलब इसको हम वज्र गुणन भी कहते हैं, या कोनाकानी गुणा, या क्रॉस मल्टीप्लाई, तीनों ही नाम दे सकते हैं। तो ये 2 गुणा होगा m - 5 से, और ये 3 गुणा होगा m - 7 से। गुणा करते हैं, 2 गुणा m 2m, -5 तो नहीं 10 बराबर 3 गुणा m 3m घटा 3 सते 21। अब इस 21 को ले जाता हूँ यहाँ और इस 2m को ले आता हूँ यहाँ। तो 21 यहाँ गया, जमा का हो गया, घटा 10 बराबर 3m, और 2m उधर गया तो घटा का हो गया, घटा 2m। 21 घटा 10 11, और 3m घटा 2m m, यानी कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है जिसमें m का मान कितना है? 11। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। इसी की दूसरी इक्वेशन मैं आपको बता दूं। दूसरी इक्वेशन थी 2y - 5 बटे में y + 8 बराबर 4/2। अब ये हमें सॉल्व करना है। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब हमने चेक किया तो हमारा आया 2y - 5 बटे में 2। फिर 2 को यहाँ गुणा करेंगे और 4 को यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y घटा 5 बराबर 4 y जमा 8।
तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4y माइनस 5 दूनी 10, 4 घटा y 4y जमा 8 चकू 32। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये y आया यहाँ, ये 10 गया यहाँ, तो ये हो गया 4y घटा 4y बराबर 32 जमा 10, यानी 0 बराबर 42, यानी यह नहीं है। ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो y आ ही नहीं रहा। तो आप बिना y के इसको सॉल्व कर रहे हैं, और बिना y के किसी रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा। ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा आपका जो प्रश्न है p+5/p-7, इसे सॉल्व करते हैं। तीसरा है p+5 बटे में p-7 बराबर p बटे में 3। 3 को गुणा किया तो हो जाएगा 3 p+5 बराबर p-7। यह आ जाएगा 3p+15 बराबर p² - 7p, यानी कि 15 को यहाँ छोड़ा, बाकी वहाँ ले गया, तो ये हो जाएगा p² - 7p - 3p, तो 15 बराबर p² - 10p। ये तो एक द्विघात समीकरण बन गया, जिसमें सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे बड़ी जो पावर होती है वो 2 होती है। तो इस 15 को भी यहाँ ले जाके सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा p² - 10p - 15। तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें सबसे बड़ी जो घात है वो 2 है। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं, जो कि है x+3 बटे में y+5 बराबर 2x बटे में y। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको x दिया है, यहाँ आपको y दिया है, यहाँ आपको y दिया, यहाँ आपको x दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है ही नहीं। इसमें y और x दोनों दे रखे हैं, तो मैं कहूँगा ये 2 चर वाला समीकरण है। ये एक नहीं बल्कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। चेक कर लीजिए एक बार फटाफट। हम बढ़ते हैं वर्कशीट के साथ आगे। तो आगे है उदाहरण, आपको चौकोर मास्क का परिमाप 53 सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 9 1/2 सेंटीमीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला लगाया और लंबाई निकाल दी। अगला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के कथन या स्टेटमेंट बनाइए और अपने दोस्तों से साझा कीजिए। तो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम इसको इनके सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है x - 5 बराबर 0। x - 5 बराबर 0, तो सीधे सीधे x का मान आ गया 5। ये पहला था। दूसरा करते हैं, x+7 बराबर 40। तो x कितना हो जाएगा, x बराबर 40 - 7। तो x का मान आ गया यहाँ से 33। तीसरा देखते हैं, 2m + 3 बराबर 56। तो 2m हो गया आपका 56 - 3, और m हो जाएगा 56 - 3 मतलब 53 बटे में 2।
चौथा प्रश्न देखते हैं। y बराबर 1/5 x। अब इसका समीकरण का आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x और y दो अलग अलग संख्याएं हैं। पांचवा देखते हैं। x घटा 3 बराबर 6 बराबर 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x - 6 बराबर 6। 2x बराबर हो गया 6 + 6। x बराबर 12/2 यानी कि 6। अब छठा पार्ट, इसका आखिरी पार्ट है, उसको भी चेक कर लेते हैं फटाफट। 2x + 9 बराबर 27। तो 2x बराबर 27 प्लस -9, तो 2x = 27 - 9 कितना होगा? 18। x = 18/2। x की वैल्यू आ गई 9। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसमें देख लीजिए फटाफट, हमने पूरे 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। चलिए, मुझे लगता है आपने वर्कशीट चेक कर लिया आराम से। तो आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि है विज्ञान की। और आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके आसपास बारिश का मौसम है, शायद बारिश हो भी हो। इस समय सूक्ष्म जीव, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि नमी उनके आसपास होती है और नमी के कारण इनकी जो तादाद होती है वो बहुत बढ़ती है। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है, क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। ये पृथ्वी की विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में पता लगा कि ज्वालामुखी के मुहाने पर, जहाँ के तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, वहाँ भी कुछ प्रकार के सूक्ष्मजीवी जिंदा रहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। ये 4 इनके प्रकार हैं। विषाणु भी बहुत छोटे जीव होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। कोविड महामारी विषाणु से फैलती है, यानी वायरस से फैलती है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में ये सहायक हैं, जैसे दही। यह अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं। अब लाभदायक कैसे हैं? चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन में, औषधि निर्माण में और नाइट्रोजन चक्र में। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकते हैं। जैसे कुछ बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। दूसरे, स्वस्थ व्यक्ति हवा, पानी, सांस या शारीरिक संपर्क में आकर उन्हें बीमार कर सकते हैं। चेचक हो गया, टीबी हो गया आदि। तो चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। छोटी सी वर्कशीट थी। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। तो किन्हें कहते हैं, बिल्कुल आपके सामने पहला उत्तर है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये बहुत छोटे जीव होते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं इनको हम। ये पृथ्वी की विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। तो ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर। आपके सामने आपके पहले प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। इस वीडियो को पॉज करके फटाफट अपना आंसर लिखिए। चलिए, मुझे लगता है आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख लिया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाने वाली किन्हीं 2 खाने की चीज़ों का उदाहरण दीजिए। तो 2 चीज़ें जो बनती हैं उसमें ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो गया। एक तो चीज़ बनाने में और एक ब्रेड बनाने में। ऐसी 2 चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, चीज़ और ब्रेड। चलिए तीसरा देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग लिखने हैं। तो 4 उपयोगों में पहला उपयोग लिखिए आप। प्रश्न 3 यहाँ से शुरू कीजिए। पहला उपयोग लिखिए। चलिए कलर चेंज कर देते हैं आपके पेन का। पहला उपयोग लिखिए ब्रेड बनाने में। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थ के अपघटन में। तीसरा, औषधि निर्माण में। और चौथा, नाइट्रोजन चक्र में। तो ये आपके प्रश्न 3 का उत्तर हो गया, 4 उपयोग। चौथा प्रश्न देखते हैं कि क्या सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक हैं? स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न चौथे का उत्तर है कि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बीमार करने वाले सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु एवं संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा, पानी, सांस या शारीरिक संपर्क द्वारा जाकर उसे बीमार कर सकते हैं, जैसे टेटक, टीबी आदि। यानी कि कुछ ही सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। सारे सूक्ष्मजीव हमें बीमार नहीं कर सकते। चलिए, मुझे लगता है कि ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट भी आपसे आज की पूरी हो चुकी है। अगली वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हिंदी की है। और जो ये है
ये आज एक कविता हमारे पास आई है। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा, और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया गया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा, मैंने रेगिस्तानों को रेती धो धोकर बाध्य धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। तो ये कविता अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कविता किस बारे में बात कर रही है? ये बात कर रही है कि किस प्रकार से मजदूर काम करके और इतनी सुंदर सुंदर इमारतें, इतने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर आपके सामने बनते हैं। आपने ताजमहल देखा, आपने लाल किला देखा, आपने अपने स्कूलों की बिल्डिंग देखी, सबको बनाने में मजदूरों का अहम योगदान है। तो जो मजदूर होते हैं वो अपने जीवन, अपना खून पसीना एक करके इन सभी धराओं का, इन बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अर्थ लिख लेते हैं। सबसे पहले अनगिनत। अनगिनत का मतलब होता है जिसकी गिनती ना हो सके। अनगिनत मतलब जिसे गिना ना जा सके उसे कहते हैं कि वो अनगिनत है। अगला है धरा। धरा का मतलब होता है बेटा धरती। अंबर मतलब आकाश। वंशज मतलब वंश के, अर्थात परिवार के। हिमगिरी मतलब हिमालय। हिमगिरी का मतलब होता है बर्फ का पर्वत। और जो अंतिम शब्द है वो है बाध्या। बाध्या मतलब बंजर। चलिए, हमने हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन ये वाला देखा। आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों का अर्थ आप फटाफट अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे है कि मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने का क्या तात्पर्य है। बेटा, धरती पर स्वर्ग बनाने का तात्पर्य क्या है कि इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि उन्होंने धरती का रूप संवारा। ठीक है, उन्होंने, अगर यहीं इसका उत्तर देख लें कि मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने का तात्पर्य क्या है, तो नवीन, रचनाएं की, इमारतें बनाई, नदियों के रास्ते बनाए। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है कि मजदूर बहुत समय से काम कर रहे हैं। हर सभ्यता में मजदूर निर्माण करते आए हैं। उपयुक्त कविता किन लोगों की मेहनत की बात कर रही है? मजदूरों की। उपयुक्त शीर्षक की बात की जाएंगे तो मजदूरों की कहानी।
फिर है कि निम्न के लिए तीन शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। 3 ही शब्द हैं आपकी वर्कशीट में। पहला है धरती, 3 पर्यायवाची। धरती के लिए धरा, धरती, धरा, पृथ्वी और ज़मीन। फिर आगे देखते हैं अगला उत्तर। पहले पुष्प के देख लेते हैं। पुष्प का होता है फूल, गंगा को कहते हैं देव, नदी, और भागीरथी भी कहते हैं इसे, क्योंकि भागीरथ नाम के जो व्यक्ति थे वो इसको लेके आए थे। आगे फूल का देखें अगर, तो फूल का एक, पुष्प का देखें तो पुष्प का होता है फूल, और एक और वर्ड भी होता है कुसुम। इसके अलावा पुष्प और सुमन, और गंगा को हम मंदाकिनी भी कहते हैं। चलिए, हमने आज की हिंदी की वर्कशीट भी सॉल्व कर ली है। तो हमने सबसे पहले सॉल्व करी आज मैथ्स की वर्कशीट, फिर साइंस की, विज्ञान की, और फिर हिंदी की। तो आज की आपकी सभी वर्कशीट पूरी हो चुकी हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।